एक मिनट वेट करो। ओके, लेट्स सी, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस, ओके फाइन। तो सेकंड, तुमको कभी किसी भी क्वेश्चन में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है, ठीक है? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करते टाइम तुमको क्या करना है? तुमको एक इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है एंड देन कंपेयर। मेरे को कभी भी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए, तो पहले क्या करेंगे? उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, लिथियम का कंपेयर नहीं करके लिथियम प्लस का कंपेयर करना, बेरिलियम का कंपेयर, बेरिलियम प्लस का, फिर बोरॉन प्लस, कार्बन, नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, फ्लोरीन प्लस एंड नियॉन प्लस। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन यू विल डिसाइड कि कौन जंप करेगा। लास्ट टाइम बेरिलियम जंप कर रहा था बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन पावर, इस बार बोरॉन प्लस जंप करेगा। लास्ट टाइम नाइट्रोजन जंप कर रहा था बिकॉज ऑफ द फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस बार तुम्हारे पास ऑक्सीजन जंप करेगा। और इस बार लिथियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा हो गया, तो उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मेरे को एग्जाम, बट एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में तुमको ऑर्डर ये नहीं लिखना है, ये नहीं, ये मत कर देना कि तुम उसको +1 कर रहे कि बेरिलियम +1, कार्बन +1, वो एग्जाम में तुमको ऐसा ही होंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि तुमको उसको +1 के अंदर पहले कन्वर्ट करना है एंड उसके बाद तुमको क्या ये सबको क्लियर? यस, नो? ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। सेकंड चीज क्या है तुम्हारे पास? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो, किसी ने माइक ऑन किया है? सर एक्चुअली आपकी आवाज बीच बीच में मेरा ब्रेक, वॉइस आ रहा है ना क्लियर एकदम? सर बीच बीच में ब्रेक हो रही है। फिर से ब्रेक हो रहा है मेरा वॉइस? सर बीच में बराबर आता है और बीच में कट हो रहा है। देखो, अगर सपोज तुमको अनटेबल तो फिर ठीक है, अगर कुछ और ऑप्शन देख रहा हूँ। अंडरस्टेबल है या फिर नहीं है? सर अभी आ रही है बराबर। हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत टाइम इस क्लास के लिए ट्राई करो कि एडजस्ट करो, का इशू हो रहा है। अगर तुमको अंडरस्टेबल नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, देन जस्ट लेट मी नो। इसे हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया तो फिर मैं कुछ और अल्टरनेटिव देखता हूँ, ठीक है? सर बहुत ज्यादा अगर क्योर्स हो रहा है बहुत, ओके चलो। सर आपने अभी जो बोला या एग्जाम आएगा वो वापस बोल सकते हो? उसमें आपकी वॉइस ब्रेक हो यस, बोलो। मैं बोला एग्जाम में तुम्हारे पास कभी भी ऐसे कंपैरिजन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बेरिलियम प्लस कार्बन प्लस ये कंपेयर कर रहे हो बोरॉन प्लस, ऐसा कंपैरिजन नहीं करना है। एग्जाम में अगर सेकंड आयनाइजेशन, बट कंपेयर किसका करना है? बेरिलियम का ही करना। एग्जाम में बेरिलियम ही लिखा होगा सेकंड आयनाइजेशन की जगह, ओके? यस सर। यस मैम। देन अगर सपोज तुम्हारे पास मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, अगर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का फर्स्ट आयनाइजेशन कंपेयर करोगे तो मैग्नीशियम का ज्यादा आएगा, मैग्नीशियम जंप करेगा, बट सेकंड एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा। या जस्ट वेट अ मिनट, मैं एक बार फिर दूसरे जस्ट वेट।
हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरा अभी वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? आई होप ये वर्क करना चाहिए, अदरवाइज अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं। चलो तो मैग्नीशियम का जो आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन मैग्नीशियम का ज्यादा होगा एल्यूमिनियम से, और सेकंड जो होगा एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा। सेम फॉर द नाइट्रोजन ऑक्सीजन, वो सब कुछ चीजें। ये दोनों एग्जांपल क्लियर है सबको? वो द एग्जांपल्स आर क्लियर? उसके बाद आई थिंक वी वर डिस्कसिंग दिस पार्ट। तुम्हारे पास जो सेकंड एक्सेप्शन था वो था तुम्हारे पास ये अभी अपन करने वाला। अगर तुम ये आई थिंक रेडियस का ट्रेंड था ना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, अगर मैं नॉर्मल ट्रेंड की बात करूँ, अगर तुम बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ मूव करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? डिक्रीज और इंक्रीज? आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज और इंक्रीज? इट विल डिक्रीज। तो बोरॉन का ज्यादा होगा एल्यूमिनियम से। एक्चुअल ट्रेंड ये आना चाहिए था, यस। हम टॉप टू बॉटम अगर अपन जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये आना चाहिए था। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर तुम बोरॉन से एल्यूमिनियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी या डिफिकल्ट? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी या डिफिकल्ट? इजी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम। एन डोमिनेटिंग फैक्टर है। पर अगर तुम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ मूव करोगे तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, एंड गैलियम से जस्ट पहले यू आर फिलिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द 3D सबशेल्स, एंड दी आर द पुअर शील्डर्स। अगर पुअर शील्डिंग होगी तो डेफिनेटली क्या होगा? सिग्मा कम होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, यस यस नो? एंड अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अगर कभी भी अपन एल्यूमिनियम से गैलियम मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या बढ़ रहा है? ये बढ़ना चाहिए। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। बट जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है तो ये बोल रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? ये वाला। कैसे पता? डोमिनेटिंग फैक्टर। दिस विल बी द क्या? डोमिनेटिंग फैक्टर, यस। अगर तुम कभी भी गैलियम से इंडियम मूव करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडियम से जैसे ही थैलियम मूव करोगे, तुम 32 एलिमेंट्स फिलअप कर रहे हो। और अगर तुमने नोटिस किया होगा तो तुम क्या करोगे? 58 से लेके 71 इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द 4f सबशेल्स, एंड ये आर पुअर शील्डर्स। तो यहाँ पर भी सिग्मा क्या होगा? कम होगा, यस। अगर सिग्मा कम होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? जेड इफेक्टिव इंक्रीज। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, सिग्मा कम, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बच्चे ये रेडियस में एक्सेप्शन नहीं था, ये किस में एक्सेप्शन था तेरे पास? इसका एक्सेप्शन रेडियस में नहीं था। एक तो ये एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होगा? एक तो ये आएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं था रेडियस के अंदर। इंडियम और थैलियम में कोई भी एक्सेप्शन नहीं था, बट अब एक्चुअल में यहाँ पर एक्सेप्शन रहेगा। थैलियम क्या होगा? वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू। क्लियर? लेंथेनाइड कॉन्स्टेंट की वजह से बोल सकते हो, यस। अब देखो, लॉजिक जो है, अप्रॉक्स थैलियम भी नहीं है,
एल्यूमिनियम का इक्वल था, बट हीलियम का ज्यादा। अब तुम देखो बोरॉन का ज्यादा है, फिर गैलियम का ज्यादा, फिर इंडियम का कम है, थैलियम का फिर से। तो अगर मुझे थैलियम का कंपेयर करना है, देखो गैलियम का इंडियम से भी ज्यादा है और थैलियम का भी इंडियम से ज्यादा है, तो गैलियम और थैलियम का कंपेयर करना है। क्या तुम बिना वैल्यू के कंपेयर कर सकते हो? क्या तुम उसको वैल्यू कंपेयर कर सकते हो? यस नो? नो। तो वैल्यूज के बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूँ, सबसे ज्यादा होता है बोरॉन का। देख रहा है सबसे हाईएस्ट तो किसका होता है? बोरॉन का। तो सब इन सब में सबसे हाईएस्ट रहता है बोरॉन। बोरॉन के बाद सीधा थैली, फिर अपने पास है गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और गैलियम का इक्वल, एंड फिर इंडियम। थैलियम जंप करके बहुत ऊपर चला जाता है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? तो अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम गैलियम का इक्वल होगा, यस ट्रू और फॉल्स? आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम और गैलियम का इक्वल होगा, यस ट्रू। और क्या गैलियम का ज्यादा होगा एल्यूमिनियम से? यस यस। और ठीक है, क्या एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा गैलियम से? यस। अब देखो रेडियस कार्बन की एक्सेप्शन आ रहा था क्या रेडियस के अंदर कार्बन फैमिली में इज देयर एनी एक्सेप्शन? ना, कार्बन फैमिली में कोई भी एक्सेप्शन नहीं। कार्बन फैमिली में अपने पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं था, ठीक है। बट क्या अपने पास कार्बन में तो कोई एक्सेप्शन नहीं था, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है। यहाँ पर ये नॉर्मल ट्रेंड आ रहा है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन। रीजनिंग सेम। रीजनिंग क्या है यहाँ पे? पीबी का ज्यादा ही बोल सकते हैं। रीजनिंग क्या है यहाँ पर? सिमिलर रीजन जो मैंने यहाँ पे अभी बताया ना, इंडियम और थैलियम का, वही सेम रीजन। अगर मेरे को इसका ऑर्डर पता करना है तो सर जर्मेनियम का भी 3 से ज्यादा और पीबी का भी 3 से ज्यादा, तो जर्मेनियम और पीबी का कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जब तक तुमको वैल्यू नहीं पता होगी तुम कंपेयर नहीं कर पाओगे। सबसे ज्यादा कार्बन, देन उसके बाद कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, उसके बाद लेड, उसके बाद एग्जैक्ट ट्रेंड तब कंपेयर कर पाएंगे जब मुझे एक्चुअल वैल्यूज पता हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? सर या तो अभी कार्बन और बोरॉन फैमिली फॉलो करे तो अभी सारे पी ब्लॉक की फैमिली फॉलो करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह किसी नहीं, इतना ही। देखो एक्सेप्शन वाला जो फंडे है उसका रीजनिंग जो मैं बताऊंगा वो सिर्फ पर्टिकुलर जिस पीरियड में है, फिर जिस ग्रुप में बताया उसी में लगेगा, बाकी सब में नहीं लगेगा। ओके ठीक है, तो वो चीज तुमको ध्यान रखना है बस। सर थैलियम में हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आए थे, पर लेड में हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का भर रहे हैं हम लोग। पहले भर रहे हैं ना, थैलियम में एफ थोड़ी भर रहा हूँ मैं। हाँ सर, तो 58 से 71 तो भर ही रहे हैं ना। ओके तो हम लोग ओके सर, हाँ हाँ ओके सर। तो उसका इफेक्ट जो रहता है ना वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही रहेगा। रेडियस में एचजी तक ही था, थैलियम तक उसका उसका जो थैलियम तक जो भी उसका इफेक्ट था वो आया ही नहीं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी में उसका इफेक्ट जो है पीबी तक आ रहा है। और अगर तुम वही चीज और वही अगर तुम ऊपर देखोगे थ्री वाला, थ्री के अंदर देखो एल्यूमिनियम गैलियम में आ रहा है, बट अगेन सिलिकॉन और जर्मेनियम में नहीं आ रहा है, तो तुम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। ओके ठीक है, अदर देन तुमको वैल्यूज नहीं पता, अपन कमेंट नहीं कर सकते। अपने पास रीजनिंग सबका रहेगा, बट
कमेंट अपन इस तरीके से नहीं कर सकते। क्लियर? यस सर। एक मिनट। हाँ, am I audible? हेलो, am I audible? चलो, तो अपन ने ये वाला सेक्शन तो कर लिया है। नाउ वी हैव टू सी यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? अभी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रहा है। ओके फाइन, चलो बढ़िया। हम नाउ वी हैव टू सी द फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर मैं नॉर्मल कंपेयर करूं, जो एक्चुअल ट्रेंड आना चाहिए, इफ यू हैव द 3D, इफ यू हैव द 4D, इफ यू हैव द 5D, नॉर्मल ट्रेंड क्या आना चाहिए था टॉप टू बॉटम? बोलो। डिक्रीजेस, इंक्रीजेस? डिक्रीजेस, वेरी गुड। रीजन क्या था? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। यस। तो ये सेम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही है। तो अगर सपोज मैं नॉर्मल कंपैरिजन करूं तो एक्चुअल में होता क्या है? अगर मैं नॉर्मल ट्रेंड की बात करूं तो नॉर्मल ट्रेंड क्या होना चाहिए? वो डिक्रीज होना चाहिए था। यस, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। फिर से रीजन देख लेते हैं। अगर तुम जब भी येट्रियम से जिरकोनियम जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम अगर लैंथेनम से हाफनियम जा रहे हो
you are filling 14 electron in the 4f subshells. D and F are the poor shielders. तो सिग्मा क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा. अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा. अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा. बट इंक्रीज होगा. यस, एक्चुअल में 5D का आयनाइजेशन एनर्जी जो था वो सबसे कम होना चाहिए था, बट उसका आयनाइजेशन एनर्जी इवन वो जंप करता है. एंड इवन जो 5D का आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो जंप करके यहाँ जाता है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी 3D से भी ज्यादा हो जाता है. उसका आयनाइजेशन एनर्जी जो 3D ब्लॉक एलिमेंट है उससे भी ज्यादा हो जाएगा. एक्चुअल ट्रेंड ये नहीं आके एक्चुअल ट्रेंड तुम्हारे पास ये आएगा, 5D का सबसे ज्यादा, then 3D, and then 4D. This is the actual trend. Clear? सर एक डाउट है. बच्चे बोल. हाँ सर, ये जो ऊपर आपने जो नया ट्रेंड लिखा है, दैट ओनली हैपेंस आफ्टर स्कैन. ये जो ट्रेंड है, इट डज नॉट Yes. अप्लाई टू स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनम ना. Yes. अगर मैं yes बच्चे, अगर मैं स्कैंडियम, लिथियम और लैंथेनम की बात करूं तो यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड आएगा, क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनम के बाद स्टार्ट है. ओके. यस सर. एक ये चीज हो. ओके. और अगर लेट्स से मुझे कंपेयर करना है, लेट्स से कॉपर, Ag एंड Au तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट, तो बताओ क्या ऑर्डर होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का. इसका सबसे हाईएस्ट होगा. कॉपर 3D ब्लॉक एलिमेंट है, Ag 4D ब्लॉक एंड Au 5D ब्लॉक. सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे हाईएस्ट किसका होगा ये बता दो. सबसे हाईएस्ट होगा Au का. वेरी गुड. आफ्टर दैट C, उसके बाद ये डी ब्लॉक एलिमेंट में ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये चीज है, इसको फर्स्ट लिखिए. तो फर्स्ट तो ये एक्सेप्शन था जो रेडियस के अंदर अपन ने पढ़ के रखा था, सिमिलर टाइप ऑफ एक्सेप्शन. नाउ वी हैव टू सी द सेकंड पार्ट. अब एक चीज देखना, अगर मैं कॉपर और जिंक की बात करूं, अगर मैं रेडियस का ट्रेंड देखूं, तो रेडियस का ट्रेंड किसका ज्यादा है, किसका रेडियस ज्यादा था, कॉपर का या जिंक का. अरे अरे जिंक का ज्यादा था ड्यू टू द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन उसका सिग्मा ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा, तो रेडियस जिंक का ज्यादा होगा किससे, कॉपर से. यस. आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करूं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर क्या है, ये था, ये आना चाहिए. यस नो. अगर कॉपर का रेडियस कम है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ये आना चाहिए था, बट एक्चुअल में ये ऑर्डर नहीं आता. आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो जिंक का ज्यादा आता है. कोई मुझे बता सकता है कि जिंक का क्यों ज्यादा आता है? जिंक का आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि जिंक के पास 4s2 इलेक्ट्रॉन्स है और कॉपर के पास 4s1 है. यस यस. ये कौन सा, वेरी गुड. ये अपन क्या कंपेयर कर रहे हैं, ये अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. तो अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करूंगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1 3D
10 और इसका क्या होगा 4s2 3d 10। अगर तुमको कभी भी दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स दिखे ना तो हमेशा थर्ड एंड चीज लिख भी देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम लिखा था क्या डी एंड ई फैक्टर आर डोमिनेटिंग। डी एंड ई पॉइंट्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल व्हाइल कंपेयरिंग द एडजेसेंट एटम्स। अगर कोई भी कंसेक्यूटिव एटम्स है तो हमेशा डी एंड ई वाला पार्ट देखा करो। मोस्ट अगर कोई जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा तो हमेशा कोई भी रैंडम एलिमेंट है तब भी तुमको क्या देखना है ई एंड डी वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीज ध्यान रखना। लोगों को होता है कि कॉपर का रेडियस कम है तो कॉपर का रेडियस कम है तो उसका आयनाइजेशन भी ज्यादा होना चाहिए था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उसका आयनाइजेशन एनर्जी मात्रा ज्यादा नहीं होता। क्लियर सबको ये वाला पोर्शन? तो तुमको ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं वही सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, I talk about second आयनाइजेशन एनर्जी। कोई बता सकता है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? कॉपर। क्योंकि सेकेंड का मतलब तुमको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 4s0 3d और इसका आ जाएगा 4s1 3d। नाउ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट होगा बिकॉज ऑफ द फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर क्या है एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज ये भी ध्यान रखना डिस्पाइट ऑफ हैविंग रेडियस का ज्यादा है फिर भी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा। क्लियर ये वाला कॉन्सेप्ट? और वही अगर मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करूं, वही अगर सपोज मैं कभी भी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करूं, लेट्स से Ag एंड कैडमियम का जो 4d ब्लॉक एलिमेंट है या फिर Au एंड Hg का, Ag और कैडमियम में से किसका ज्यादा होगा बता? Ag एंड कैडमियम में से किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? Ag का। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? चलो आयोनाइजेशन किसका होगा? Ag का कैसे ज्यादा होगा? अभी ऊपर रीजन बताया ना, जो कॉपर और जिंक का रीजन है वही रीजन यहाँ लगाओ ना। और ये अगर मैं Au और Hg का कंपेयर करूं तो मैं कंपेयर Au एंड Hg देन Hg का वही सेम रीजन। और सेकंड किसका ज्यादा होगा? सेकंड Ag का। पैलेडियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन था बताना? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम? ओके महक वेरी गुड। 4d10
और व्हाट अबाउट एजी? बताओ किसका आयनाइज एनर्जी ज्यादा होगा? आयनाइज एनर्जी किसका ज्यादा होगा? अरे एज, फिर से वही चीज, एजी का कैसे होगा यार? इसका फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? जो लोग एजी बोल रहे हैं, फोरम, Yes, understood. मैंने तो किताब ही बता दी। तो मैं स्किल पूछ ही नहीं, मैं अभी भी मैंने सोच रहा हूँ। About सर ये इसके एक्सेप्शंस खत्म हो गया आने से या? सर अगर हम लोग एजी और सीयू में सीडी हाँ मैं कैडमियम और सिल्वर में कंपेयर करेंगे तो इसमें हमारे पास वैसे भी रेडियस में भी नॉर्मल ट्रेंड ही आता है ना। मैंने रेडियस कंपेयर करवाया ही नहीं ना। हाँ सर, तो अगर हम लोग उसको करवाया क्या मैंने रेडियस नहीं वाला? नहीं सर, मैं एक्चुअली पूछ रही थी अगर हम लोग कॉपर और जिंक के रिस्पेक्ट में ना देके अगर बच्चे पहले पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। यस क्या मैंने 4D का रेडियस कंपेयर करवाया है? क्या 4D ब्लॉक एलिमेंट का रेडियस कंपेयर करवाया मैंने? नहीं, सर आई थिंक आपने तुम बोला ये था वो कैसे बोल रहे हो कि सिमिलर सर होगा। आपने हमको बोला था सेम यस मैंने ये बोला, सिमिलर मैंने बोला था कि सिमिलर ट्रेंड अगर आए, वैसे आएगा नहीं, अगर आ रहा है तो सिमिलर ट्रेंड फॉलो करेंगे। तो सिमिलर ट्रेंड फॉलो करेगा तो डेफिनेटली कैडमियम का ज्यादा होगा रेडियस एजी से। यस, यस सर ओके तो फिर सर और अपने को आयनिक एनर्जी में, हाँ सर Fe यस, कोबाल्ट और निकल का सिमिलर ही रहता है रेडियस, तो फिर भी निकल का ज्यादा होगा ना फिर आयनाइजेशन एनर्जी 1। तो रेडियस से आयनिक एनर्जी का मतलब वो रिलेशन से जनरल ट्रेंड आएगा, बाकी बहुत सारे वेरिएशंस होंगे ही उसमें। ओके सर। एक मिनट हाँ। तो एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर। अगर सपोज जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा या कम? विच विल इजीली रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन, तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, मोर। अपना इजीली रिलीज कर देगा, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा या कम होगा? तो कौन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देगा जिसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा या कम? So can I simply say that metallic act is inversely proportional to ionization potential? Yes. Metallic character is inversely proportional to ionization energy. Yes. वैसे भी तो बोल सकते हो। तो और ऑर्डर मैंने पहले भी लिखवा चुका था, क्या आता है ऑर्डर। तुम अब यहाँ पे और भी एक तरीके से देख सकते हो। इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज या इंक्रीज? इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो डिक्रीज का। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर
Yes. Yes, no. ये उसका फर्स्ट एप्लीकेशन होगा. Then we have to see the second application. क्या तुमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता है क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब this is the oxidation, loss of electron. तो मुझे कभी भी ऑक्सीडेशन कंपेयर करना है. So what will be the oxidation? Oxidation will be loss of electron. अगर इलेक्ट्रॉन का कभी भी लॉस तो उसको क्या बोलेंगे अपना ऑक्सीडेशन. और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो खुद किसकी तरह एक्ट करेगा? जो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो बाकी सब क्या करेगा? रिड्यूस और एक्ट करेगा to getting oxidized. So it will act as this in this. Yes. आप एक बार ये पॉइंट वापस रिपीट कर सकते हो क्योंकि आप जब बोले थे थोड़ी वॉइस क्रैक हो गई थी. Okay. ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है? ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर मैं सोडियम का रिएक्शन लिखूंगा तो सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो क्या बनेगा? सोडियम प्लस बनेगा. यस सर अभी आप सर अभी भी आप बोल रहे थे तो पूरी ब्रेक हो गया, आवाज आ ही नहीं रही थी. हेलो, एम आई ऑडिबल? अभी क्लियर है? ओके फाइन. मैं बोला जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑक्सीडेशन. whenever there is a loss of electron तो उसको अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन. अभी क्लियर है मेरा वॉइस? अगर सपोज सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन. और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा खुद अगर ऑक्सीडाइज होगा तो बाकी सबको क्या करेगा? रिड्यूस. यस यस नो. और वो किसकी तरह एक्ट करेगा? वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. क्लियर है ये वाला पॉइंट सबको? अब एक और चीज है, जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? द एलिमेंट which will lose its electron easily उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? More. जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसका बाकी सबको रिड्यूस भी ज्यादा करेगा. तो बाकी सबको रिड्यूस भी ज्यादा करेगा इसका मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होगी. So can I simply say that reducing power is inversely proportional to the ionization potential? Yes or no? तो ये चीज सबको ध्यान में रखनी है. और वैसे ही तुम रिडक्शन प्रॉपर्टी भी देख सकते हो. तो मेटल जनरली क्या होता है? दे आर मेटल्स जो भी होते हैं दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. और पॉइंट लिख लेता हूँ. एल्कली मेटल्स जो होते हैं
वो अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिलीज कर देते हैं. Alkali metals are good reducing agent. काफी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है. क्लियर ये वाला पॉइंट सबको? ठीक है, एक तो ये पॉइंट सबको ध्यान में रखना है. और वही मैं एक डेफिनेशन, अगर मेरे को रिडक्शन का डेफिनेशन लिखना है, रिडक्शन का मीनिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन का मीनिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर तुम्हारे पास क्लोरीन, वी हैव क्लोरीन, तुमने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या फॉर्म करेगा? Cl माइनस एस. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या फॉर्म करेगा? Cl माइनस. यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. क्लोरीन इज गेटिंग reduced. It will act as a good oxidizing agent. सर क्लोरीन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या नहीं होगा, वो मैं तुमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले पार्ट में अपन देख. तो अगर सपोज मैं कंपेयर करूं लिथियम, अगर सपोज रिड्यूसिंग पावर का अगर मैं ऑर्डर कंपेयर करूं, अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी तो क्या हो रहा है? इंक्रीज. टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है? डिक्रीज. जब मैं टॉप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा. और वही अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूंगा तो रिड्यूसिंग पावर यस. तो अगर मैं रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करूं, अब इसमें एक और चीज है, उसमें ध्यान रखना. रिड्यूसिंग पावर इन गैसियस फेज. गैसियस फेज का मतलब अगर लिथियम है तो वो गैस फॉर्म में ही है, और गैस से वो लिथियम प्लस गैस फॉर्म में ही जा रहा है, तब ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? आयनाइजेशन एनर्जी पे. तब ऐसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि आयनाइजेशन का डेफिनेशन यही था. आयनाइजेशन का डेफिनेशन क्या था तुम्हारे पास? तुम्हारे पास रिडक्शन होना चाहिए और गैसियस फॉर्म में होना चाहिए पर्टिकुलर एलिमेंट. ओके, क्लियर सबको ये? तो अगर मेरे को रिड्यूसिंग पावर चाहिए, तो अगर मैं सबसे कम, अगर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम, तो ऑर्डर क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो ऑर्डर क्या है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग. हेलो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा? ग्रीस में एक चीज ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो रिड्यूसिंग पावर अपन जो कंपेयर कर रहे हैं, तो गैसियस फेज में कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज जब डेफिनेशन पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल तो था, बट इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किस में होना चाहिए? वो गैसियस फेज में होना चाहिए. अगर वो गैसियस फेज में नहीं हो रहा तो फिर अपन उसको उसमें कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक दो चीजें होती है, वो यहाँ पे लिख के रखा. देखो, first a group element have the minimum ionization potential, so they are the very strong reducing agent in gaseous state. Aqueous state में order different आता है. If you compare the aqueous state ना, order different आता है. क्यों ऐसा, वो मैं रीजन तुमको बाद में बताऊंगा. एक
एक लास्ट में एक अपन टर्म्स पढ़ेंगे, दैट इज द हाइड्रेशन एनर्जी. एट द एंड वी विल सी द हाइड्रेशन एनर्जी. वहां पे ये वाला सेक्शन अपन कंप्लीट करेंगे. ओके, क्लियर सबको ये वाला पोर्शन? तो सर ये वाला तुम्हारे पास तो सर अगर हमको ऐसे कंपैरिजन आएगा तो हमको मेंशन करके देंगे कि हमको एक्वियस सॉलिड या गैसियस स्टेट में किस में कंपेयर करना है. या तो वो ऐसे नीचे साइड में गैसियस लिख देंगे या फिर वो लिख देंगे एक्वस. ओके सर. जनरली इस फॉर्मेट में. एक मिनट. देन थर्ड दिख रहा है क्या? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? दिख रहा है? सर आपकी वॉइस थोड़ी ज़्यादा क्रैक हो रही है. And so you are not audible also now. हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ सर अभी आपकी आवाज़ आ रही है. While comparing successive ionization energy, if there is a higher jump, then it indicates that there would have been a loss of entire shell
in the form of for ionization. मतलब अगर सपोज तुम्हारे पास कभी भी कोई तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है, उसमें बहुत ज्यादा जंप आ रहा है, अगर बहुत ज्यादा मतलब आपको करनी, लेट्स टेक वन एग्जांपल एंड वहां से आई थिंक तुमको ज्यादा क्लियर होगा. जस्ट if I take this example, क्या तुमको आयनाइजेशन एनर्जी में सडन जंप दिख रहा है? तुमको कोई तो एलिमेंट है, उसकी तुमको 4 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी गिवन देके रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. यस यस नो. तो देखो फर्स्ट आयनाइजेशन दे के रखा. मैंने एक चीज पहले भी तुमको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर तुम्हारे पास I1 जो होगा, I4 जो होगा डेफिनेटली ज्यादा होगा किससे? I3 से. डेफिनेटली ज्यादा होगा किससे? I2 से. और डेफिनेटली ज्यादा होगा किससे? I1 से. यस ये सक्सेसिव चलता रहता है. यस और बट अगर सपोज ये अगर मैं पार्ट डिस्कस करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसमें बहुत ज्यादा गैप है? यस और इसका मतलब अगर इसका मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट. इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव. सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव फोर्थ इलेक्ट्रॉन. यस इसका मतलब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो वो इजीली डोनेट कर सकता है, कितने होंगे? 3. और वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? ये 13 ग्रुप एलिमेंट के पास क्या होंगे? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे. ये 13 ग्रुप का जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगा, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2. नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन वुड बी NH2 NP1. यस यस नो. इसका मतलब हो सकता है ऑप्शन में तुमको एलिमेंट ही देकर, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये बोरॉन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है, इंडियम हो सकता है और थैलियम हो सकता है. हो सकता है मेरे को ऑप्शन में इन चारों में से या पांचों में से कुछ एक पार्ट दे के रखा हो. यस यस नो. तो ये एक सम हो गया. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स सी ये ठीक है. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? मैं ग्रुप नंबर पूछ सकता हूँ, मैं एलिमेंट भी पूछ सकता हूँ. ओके मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग बी. इट्स ग्रेट. मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग बी. इट्स ग्रेट. ठीक है. तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? आफ्टर 4 एक सडन जंप आ रहा है. आफ्टर 4 ये सडन जंप, इसका मतलब इट कैन इजीली डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन. सो इट कैन इट मींस ये कार्बन कैंडिडेट.
इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर सकते हैं इस टाइप के सम्स? यस नो? तो इसी टाइप के सम्स तुमको एग्जाम में पूछते हैं। एक तो ये एप्लीकेशन हो गया, फोर्थ थर्ड एप्लीकेशन। Now we have to see the fourth application. वैसे तुम्हारा शेड्यूल क्या है? Are you after 2? Are you free after 2? तो माइट भी मैं तुम्हारा कल एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा 2 o'clock 1:30 से 2 के बीच। और मैं आज ही आयनाइजेशन फिनिश कर दूंगा बिकॉज थोड़ा इंटरनेट का इशू है, वो कल तक रिजॉल्व हो जाएगा। तो टुमारो ऑनवर्ड्स अपन पूरा सिस्टमेटिक वे में करेंगे। इसके 3 पॉइंट्स है, 0.4, 0.5 एंड 0.6। मैं तीनों पॉइंट पहले मेंशन कर देता हूँ एंड हमारा एनर्जी फिनिश हो जाएगा। एक मिनट है। नेक्स्ट अगर मेरे को पता करना है इफ द डिफरेंस, ये पॉइंट में एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ionization potential is between 11 electron volt to 16 electron. Let's see. इसके तीनों पॉइंट्स एक बार अपन देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट विल बी द आंसर। ओके, तो ये क्या बोला है, अगर दो कोई भी सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल डिफरेंस अगर 16 वोल्ट से ज्यादा है तो लोअर वाला क्या होगा? स्टेबल। अगर उनका 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हायर वाला क्या होगा? स्टेबल। बीच में देन अगर दोनों ऑफ स्टेट क्या होंगे? स्टेबल। लेट्स टेक वन एग्जांपल, उसके बेसिस पे इसको कम सकते हैं। Yes, here we will take one example and let's say तुमको ये दे के रखा है, if we have M gas, वहां से we are forming M plus gas plus electron। वही सेम चीज M plus gas will give M2 plus gas plus electron। After that M plus, so we are getting M2 plus gas plus electron, and after that we are getting M3 plus gas 2 and 4 plus gas plus electron। तो
इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 जो है वो गिवन देके रखा है. दिस इज 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आयनाइजेशन एनर्जी 2 भी गिवन है. It's 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आयनाइजेशन एनर्जी 3 गिवन है. It's 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आयनाइजेशन एनर्जी 4 गिवन है. It's 420 इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन ये है +1 एंड +2 में से कौन स्टेबल होगा. सेकेंड, +2 एंड +3 में से कौन स्टेबल होगा. थर्ड, +3 एंड +4 में से कौन स्टेबल. ठीक है, तो स्टेबिलिटी बताना. तो अगर सपोज, अब एक चीज देखो, दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है, तो तुम कंपेयर करो ये +1 और ये +2. डिफरेंस कितना आ रहा है. इधर है. तो तुम्हें अगर मैं +1 और +2 को कंपेयर करूं तो डिफरेंस कितना आएगा. 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यस, तो बताओ कौन सा. अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 11 से कम है, तो विच वन विल बी स्टेबल, हायर और लोअर. हायर वाला स्टेबल होगा या लोअर वाला. हायर वाला. तो +2 वाला स्टेबल होगा. फिर से देखते हैं. इफ यू टॉक अबाउट +2 एंड +3 तो डिफरेंस कितना आ रहा है. डिफरेंस कितना आ रहा है. 12. इसका मतलब वो 11 to 16 के बीच में आ रहा है. तो कौन सा स्टेबल होगा. बोथ. तो +2 भी स्टेबल है और +3 भी स्टेबल है. और इफ आई टॉक अबाउट +3 एंड +4 तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा है. करो 42 सबसे, कितना डिफरेंस आ रहा है. आगे वाले में 378. कौन सा स्टेबल होगा. +3 एंड +4. +3 लोअर वाला स्टेबल होगा. तो ये पॉइंट मतलब एग्जांपल के थ्रू वो तीनों पॉइंट्स तुमको क्लियर है, अदरवाइज वो तुमको पॉइंट्स क्लियर. ठीक है, सबको ये वाले सेक्शंस क्लियर. अभी ऐसा वॉइस का थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा है. अभी कोई वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है. मेरे पास जो भी टाइम इंटरवल है उसके अंदर अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व करें. फर्स्ट, which of the following transition involve the maximum energy. मतलब किस केस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी.
Maximum people are getting B. Yes. फिर आंसर क्या हो जाएगा? मैंने तुमको बताया हुआ है कि जिस ऐसे भी सोच सकते हो, जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, कैसे भी बोल सकते हो। यहाँ पर क्या होगा? जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगा, इसका रेडियस डेफिनेटली कम होगा एंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ज्यादा डिफरेंस है। तो आंसर बी। ये सबको ये वाला क्वेश्चन? यस नो? नेक्स्ट टाइम तुमको क्या दे के रखा है? तुमको दे के रखा है कॉन्फ़िगरेशन। जब भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दे के रखा है और कुछ कंपेयर करना हो तो आई वुड सजेस्ट सबसे बेस्ट क्या है, तुम एलिमेंट आइडेंटिफाई करो एंड देन कंपेयर करो। बिना उसके मत करना, वहां पे एक्सेप्शन में प्रॉब्लम होगा। व्हेनेवर एग्जाम में तुमको ऐसे कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो, सबसे बेस्ट क्या है? एलिमेंट आइडेंटिफाई करो। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? नियॉन 3s2 3p1। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? एल्यूमिनियम। सेकंड एलिमेंट कौन सा है? फॉस्फोरस। थर्ड एलिमेंट कौन सा है? इट्स सिलिकॉन। और फोर्थ एलिमेंट कौन सा है? 4s2 4p3। फॉस्फोरस के नीचे वाला एलिमेंट है वो। फॉस्फोरस के बाद में आर्सेनिक। अब तुम्हारे पास चार है तो क्या कर सकते हो? एल्यूमिनियम, फिर उसको लिख लो, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। तुम एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी रैंडम कंपैरिजन आ रहे हो तो रैंडम कंपैरिजन अपने को नहीं करना है। अपन क्या कर सकते हैं कि एक ही पीरियड में और एक ही ग्रुप में कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियड और इन ए ग्रुप। मैं कभी भी एल्यूमिनियम का डायरेक्टली कंपेयर नहीं करूंगा, ठीक है? एल्यूमिनियम और आर्सेनिक का डायरेक्टली कंपेयर नहीं करूंगा, सॉरी। ये चीज ध्यान रखना, एल्यूमिनियम आर्सेनिक अपन डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, बट अपन एक पीरियड और एक ग्रुप में कंपेयर कर सकते हैं। फिर मैं एल्यूमिनियम और आर्सेनिक पे कंपेयर कर सकता हूँ। अगर तुम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा या कम? If we go from left to right, ionization energy increase. It will, बोलो। टू बॉटम जाओगे तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज। फिर देखो कोई एक्सेप्शन तो नहीं है क्या? क्या कुछ एक्सेप्शन था क्या इसमें? फॉस्फोरस और इसमें रहेगा। यस। सर हेलो या सर, इस सब में हम लोग ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं ना कि यस बोलो। A का तो ए और हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते थे ना कि ए और सी तो हो नहीं सकते क्योंकि उनके पास फुली हाफ फिल पी ऑर्बिटल नहीं है, फिर सिर्फ बी और डी बचते हैं, तो फिर वापस डी का रेडियस ज्यादा आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बी आ जाएगा। स्टिल आई वुड सजेस्ट कि हमेशा जब भी ऐसा हो कॉन्फ़िगरेशन लिखो एंड देन कंपेयर करो, अदरवाइज कहीं कहीं पे गलती करोगे। हो सकता है कोई एक एलिमेंट में एक्सेप्शन और माइंड से स्लिप हो गया हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का रेडियस कंपेयर करना आता है? कंपेयर द रेडियस ऑफ दिस
elements. रेडियस का ऑर्डर क्या आएगा बताओ? Ca plus Cl minus Ca2 plus R. सबसे ज्यादा किसका होगा? Then yes, बट मुझे आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है? तो ये पॉइंट सबको क्लियर? यस नो? आयनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट किसका होगा? We know how we can compare the ionization energy, and from there we can find out the Z जो भी रहेगा. लास्ट एग्जांपल करो आज की क्लास, बाकी मैं कल स्टार्ट आई विल टेक लेक्चर आफ्टर 1:30. टाइमिंग जो रहेगा वो मेंशन मैं कर दूंगा, ठीक है? एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट इलेक्ट्रो एफिनिटी वाला पार्ट. तो आयनाइज जो वीके जेस वाले वहां से यू कैन सॉल्व द आयनाइजेशन एनर्जी के सम्स. एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? एच एलिमेंट है, उसका वेट गिवन है, उसका एटॉमिक वेट गिवन है, एंड उसका टोटल एनर्जी गिवन है, ये पर मोल गिवन है. कितना आ रहा है? सी आ रहा है क्या? Shoham, Arnav, Varun are getting C. What about others? You can find out the number of moles weight upon gram atomic weight करके. टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? इट्स 720 into 110 into 10 to the power minus 3 upon 7. रफली 11 के आसपास आंसर आएगा. रफली 11 कैसे बोल सकता हूँ? अगर मैं इसको 100 टाइम्स कैंसिल आउट करूँ, ये रफली कितना आएगा? 11. आंसर क्या हो जाएगा इसका? यस, तो आयनाइजेशन एनर्जी फिनिश हो गया. मैं लेक्चर नोट सेंड कर दूंगा, इसको पूरा रिवाइज कर लेना, और कल अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पूरा कंप्लीट कर दूंगा. फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क. या तो आप एक बार वो रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर वापस समझा सकते हो? एक्चुअली मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. अच्छा, ये समझ में आता है कि रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? यस. तो अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा. यस, यस सर. जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? रिड्यूसिंग पावर. अच्छा, कौन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी. जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा. यस. यस सर. अच्छा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर देगा? वो लूज कर देगा. इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करे, इसका खुद इजीली क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, बाकी को क्या करेगा? ज्यादा रिड्यूस करेगा. यस. यस सर. उसकी रिड्यूसिंग पावर को ऐसा बोल सकता हूँ, रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी. यस. यस सर.
बस वही। और सर आपने एक और एक्सेप्शन वो गैसियस स्टेट का पार्ट बताया था, वो भी एक बार मैंने बोला था, मैंने ये चीज बोली थी, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो डेफिनेशन था वो क्या था? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस। यस। यस सर। तो लिथियम को अगर गैसियस फेज से गैस, अगर लिथियम गैस फेज में है, गैस फेज में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो उस अगर गैसियस फेज में किसी ने पूछा है कि उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या है, तो ऑर्डर ये आएगा। अगर तुम वाटर में डाल रहे हो लिथियम को, फिर अगर रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करोगे तो रिड्यूसिंग पावर का डिफरेंट ऑर्डर आता है, जो मैं तुमको हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाने के बाद बताऊँ। तो सर जब हम लोग गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर कंपेयर कर रहे हैं तो बस नॉर्मल ऑर्डर है कि आयनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। तो तुमको सिर्फ आयोनाइजेशन ही देखना है। अगर तुम एक्वस में कंपेयर करोगे तो तुमको आयोनाइजेशन के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो भी देखने हैं। ओके सर। और सर मुझे थोड़े सब में डाउट थे तो मैं अभी पूछ लूँ। मतलब इंटरनेट का ही इशू है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि कल तुम मुझसे पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, सब आखिरी स्टेटमेंट शायद सर भी थे छोटे छोटे, अभी आपकी वॉइस क्रैक नहीं आई तो मैं पूछ लूँ। बोलो। ओके मैं मेरे पास टाइम है, अगर तुमको वॉइस ऑडिबल है तो पूछ सर सकते हो। अभी आ रही है, एक सेकेंड सर। मैं आपको व्हाट्सएप करूँ कि रीड करके बताओ? रीड करके बताओ यार। ओके सर, एक सेकेंड। ओके बाय। हेलो सर। या बोल गिरीश। सर वो लास्ट क्वेश्चन जो किया था सर, उसमें वो डेल्टा एच क्या था सर, वो समझ में नहीं आया। डेल्टा एच तो आयनाइजेशन एनर्जी था ना, उसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ओके, इसका एनर्जी मतलब था टोटल उस एनर्जी मोशन तो आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना। हाँ, वो 1 मोल के लिए देख के रखा था। 1 हाँ मोल के लिए ठीक अगर है। इतना है, तो बाकी के मोल्स के लिए कितना होगा वो फाइंड आउट करें। ओके सर, थैंक यू। और सर मुझे वो वाला पार्ट नहीं समझा आयनाइजेशन एनर्जी का। वो अगर हम लिखते तो वो एंड में -60 लिखते तो एब्जॉर्ब वाला वो वाला पार्ट, वो हम वो एब्जॉर्ब एनर्जी। वो वाला पार्ट मैं फिर से कल एक बार एक्सप्लेन करूंगा उसके लिए, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में। तो उस टाइम अगर क्लियर नहीं हो तो मेरे को उस टाइम पूछ लेंगे, ठीक है? ओके सर। मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ। बोलो। हाँ सर, एक क्वेश्चन ऐसा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स और 4 ऑप्शंस है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स डू नॉट हैव कैटालिटिक एक्टिविटी, सी ट्रांजिशन एलिमेंट्स exhibit variable oxidation states, D transition elements exhibit inert pair effect। क्या करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है? करेक्ट पूछा है एक स्टेटमेंट। वापिस बोलो, स्टेटमेंट फर्स्ट वाला क्या है? Transition elements have low melting points. ओके। B transition elements do not have catalytic activity. ओके, C transition elements exhibit variable oxidation states। ये वाला पॉइंट सही है। सर ये चारों पॉइंट्स, मतलब ये मुझे फर्स्ट पॉइंट समझा, बाकी तीनों का मतलब क्या आएगा? बाकी तीनों जो प्रॉपर्टीज है, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है, और डी ब्लॉक में जो भी कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं। तो वो अपन डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे 12th में तब कंपेयर करेंगे। तो ये C और D भी उसमें ही कंपेयर करेंगे? सी और डी कौन सा? हाँ, सी और डी भी उसी में देखेंगे, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो, ट्रांजिशन एलिमेंट में बहुत सारे डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो मैं तुमको बताऊंगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ाने के बाद उसकी एप्लीकेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके सर। और सर फिर एक ऐसा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द एलिमेंट इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ अ प्लैनेट, और ऑप्शंस दिए। प्लूटोनियम आई थिंक। सर हाँ पर मर्क्यूरी भी हो सकता है ना। हाँ सर।
वही बोला अपन को, अपने को थोड़ी पता है कि मतलब किसके, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि मतलब प्लेनेट के बेसिस पे उसका नाम दे के रखा, हो सकता है किसी साइंटिस्ट ने किसी और रीजन से दिया। और सर मर्क्यूरी हम लोग चूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका एक्चुअली सिंपल एनर्जी आता है, तो उसका कोई साइंटिफिक नेम दूसरा ऐसा कुछ है। हाँ तो फिर वो पीयू प्लूटो ही ले ले। यस प्लूटो, इसका वो तो हाइगेरियम करके कुछ तो होता है मरकरी का। और सर एक और चीज, वेरिएबल वैलेंसी मतलब? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जिसके पास भी डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं या फिर वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो वो आप हमको डी ब्लॉक एलिमेंट में समझाएंगे जब करेंगे। हाँ, तो मैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का एक रफ आइडिया दे दूंगा ऑक्सीडेशन, जब अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डेफिनेशन पढ़ेंगे देन। ओके सर। और सर एक और ऐसा क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शोज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स? मतलब ऐसा क्या वो कैटायन और एनायन दोनों बना सकते हैं? नहीं मतलब ये भी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन वाला जितने भी कंसेप्ट है ये मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के एप्लीकेशन में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। ठीक है सही क्वेश्चन। सर और वीके जायसवाल में ऐसे भी क्वेश्चंस थे रेडियस के कंपैरिजन में, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन और सेलेनियम, इनमें से हमें पता नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, तो कैसे कंपेयर करेंगे? बोला ना, पीरियड वालों को अलग से कंपेयर कर, ग्रुप वालों को अलग से कंपेयर कर, फिर देख अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा मैच हो रहा है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम को कंपेयर कर सकता है ना, यस सर। वैसे कर ले। और ग्रुप में और पीरियड में जो एलिमेंट था ऑक्सीजन के साथ उसको कंपेयर कर ले, वहां से तेरे को आइडिया मिल जाएगा। यस यस और सर एक ऐसा क्वेश्चन है, which of the following pairs of molecules have the almost, एक सेकंड सर, have the almost bond dissociation energy है? छोड़ो इसको, बॉन्ड, बच्चे जो चीज नहीं पढ़ा है उसके वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे? बॉन्ड डिस्टोर्शन कभी पढ़ा है क्या मैंने पीरियोडिक टेबल में? तो वो हम स्किप कर दे। हाँ, तो जो ऐसे क्वेश्चन आए जो अभी तक नहीं करवाए हैं वो स्किप करवाना है। ओके सर। और सर मुझे एकदम होल कॉन्सेप्ट के समझ में डाउट्स थे। वो अपन कल करेंगे यार मैं। ओके ओके सर। और सर मुझे कॉन्सेप्चुअल डाउट था, लास्ट डाउट। वो भी कल करेंगे। ओके सर। सर सर मुझे मुझे ये कंफर्म करना था सर, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने सीरीज के हिसाब से लिखा है, तो उसमें पीरियड जो 7 कैसे बनते हैं वो हमें जानना जरूरी नहीं है ना? अच्छा, जैसे पोटेशियम के जस्ट नीचे कॉपर है ना, यस सर। पोटेशियम के जस्ट नीचे कॉपर है, तो कॉपर को मैंने उसके साइड में लिखा था। यस यस सर। ठीक है, तो पोटेशियम और कॉपर जो दोनों हैं वो एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। पोटेशियम और वो दोनों हैं वो एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। ओके ओके सर। उस नंबर से बाकी उसको अगर तुम देखोगे तो सीरीज में डिफरेंट तरीके से लिख के रखा, उसको दो तरीके से लिख के रखा। यस यस सर, बीच में लाइन है। हाँ, बीच में लाइन, बट वैसा नहीं होता। ओके सर। ठीक है बच्चे? यस सर। सर मुझे एक और एक डाउट था, जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन था ना एफ ब्लॉक एलिमेंट का, वो सर आप एक और बार बता सकते हो? जो भी वो मैंने जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था, जनरल कॉन्फ़िगरेशन में था कि जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल कौन सा था? 6s था। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यस यस सर। तो 5d में कितने होंगे? 5d में या तो 0 होंगे या फिर 1 होंगे। यस यस सर, 0 या 1। और या 4f में कितना हो सकता है? 1 से 14 कुछ भी हो सकता है, बट मैंने 1 से 14 नहीं लिखे, मैंने 2 से 14 लिखा था। यस यस सर। मैंने 2 से 14 क्यों लिखा था? बिकॉज जो भी नेचर में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड उसका अगर मैं सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f1 हो। ऐसा कोई भी ओके एलिमेंट सर। नहीं है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो 4s1। ठीक है, इसीलिए ओके मैंने सर। उसका 4f2 से स्टार्ट किया था। तो 6s उसका आउटर मोस्ट शेल है, 5 जो d है वो उसका क्या होगा? वो उसका पेनल्टीमेट शेल होगा, और उसके बाद अगर मैं 4f की बात करूं वो उसका प्री पेनल्टीमेट शेल। यस सर, समझा। थैंक यू सर। सर मेरे
बोल। सर मेरा छोटा सा डाउट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट में अगर हमारे पास 4f और 5d और हम 5d का इलेक्ट्रॉन ले, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो हम 4f को काउंट नहीं करेंगे ना? क्यों नहीं करेंगे? 4f तो अंदर वाला शेल है ना भाई। पर n सेम तो नहीं है। n तो 4f और 5d में से किसका डिस्टेंस न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा? Which one will be closer to nucleus? हेलो। d वाला। बट डी वाला 4f और 5d में से डी वाला कैसे होगा? सॉरी 5 सर, वाला शेल तो 4f, यस सर 4f। शेल नंबर 5 तो बाहर होगा ना यार 4 से। यस। तो क्या पूछ रहा है? नो सर, मतलब हमने लिखा था ना वो रूल्स में कि जो भी मतलब 4f और बाकी के होंगे तो वो 1 लेंगे ना हम उनको वैल्यू। 1 कौन सा बोला था भाई? सर अगर हम 5d का एक इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करें टेस्ट 5d का इलेक्ट्रॉन। लेगा तो 4f को तो 1 लेगा। हाँ लेगा, ठीक है। ओके सर। डाउट क्या है तेरा? यही सर, अगर हम 5d का टेस्ट इलेक्ट्रॉन ले तो बाकी का जो भी 4f होगा उसको 1 लेंगे ना वैल्यू। हाँ 4f तो डेफिनेटली n-1 में है ना, तो उसको डेफिनेटली तो 1 लेगा। ओके सर। या सर वो जो जेई मेन के बुकलेट के आपने हमको सम्स दिए थे, तो उसमें ना एक ऐसा क्वेश्चन था कि विच इज करेक्ट इन द फॉलोइंग। फिर उसमें ना हम लोग को क्लोरीन आयन के और Na आयन वगैरह के रेडियस दिए अलग अलग, और हमको बोला है राइट बताओ। तो ऐसे पूछ मैंने सकते मेंस मैंने अभी तक उनको सम्स कब दिए मेंस के? हैं, आपने वो बुकलेट दिया है ना। हाँ हाँ, बोलो आप, बोलो क्या बोल रहे हो? उन्होंने वैल्यू देख के रखा है ना, हाँ सर। तो वैल्यू तुम निकालना थोड़ी बताया मैंने, तुम नॉर्मल कंपेयर करो। वैल्यू ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया है, तुमको सिर्फ करना क्या है, तुमको अभी भी कंपैरिजन ही करना है। तो और स्टेटमेंट में ऐसा ही दिया है कि क्लोरीन आयन के 0.99 एंगस्ट्रॉम, तो फिर Na के बट तो Na का कितना होगा, मतलब वो सिर्फ कंपेयर कर रहा है, ज्यादा होगा या कम होगा, तुम वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। तुमको सिर्फ इतना पता करना है कि सोडियम है और क्लोरीन है, तो किसका जो रेडियस है वो ज्यादा होगा और किसका रेडियस कम होगा, दैट्स इट। ओके सर। और सर एक वैल्यूज का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फिर बस हमको नॉर्मल कंपैरिजन करके आइडेंटिफाई करना है। यस। ओके। और सर एक और चीज, जैसे हम लोग ने आयनाइजेशन एनर्जी में देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जैसे कि हम लोग अगर अगर आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देते तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो सर अगर इसमें भी हम लोग जो ट्रांजिशन आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बाय चांस हम लोग डेल्टा एच से ज्यादा देते हैं, तो वो एक्सेस जो रहती है इधर भी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी। हाँ होगा कन्वर्ट, इसीलिए उसकी डेफिनेशन में देखो ना क्या लिखा है, मिनिमम लिखा है। ओके। तो मतलब फिर हम लोग अगर और एक्स्ट्रा दे देंगे तो ऐसा नहीं ना कि मतलब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको यूज करके बाहर निकल जाएगा। नहीं, अगर तुम एक ही फोटोन स्ट्राइक करवा रहे हो तो एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ओके सर, तो इसमें भी वैसा ही एप्लीकेबल रहेगा, एक्सेस एनर्जी तो काइनेटिक। यस। ओके, थैंक यू सर, बाय सर। सर और आप वो आपने दिए थे ना वो थोड़े एब्रीविएशंस पीरियोडिक टेबल के, वो लर्न दूंगा यार, दूंगा रुको, करेंगे वो, ठीक है। यस सर। ओके चलो बाय।